इसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता हो। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार मिश्रा आपका सुकरात आईएएस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे और यह साइंस का श्रृंखला का तीसरा वीडियो है जो कि केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान से होगा। यह भी एक शॉर्ट वीडियो होगा जिसमें मैं कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को आपसे रूबरू कराऊंगा। यह आपके रिवीजन के लिए अच्छा होगा। तो देखते हैं कि कितने हम प्रश्न इसमें से फंसा पाते हैं या कितने प्रश्न इसमें में से आ पाते हैं। तो आइए रसायन विज्ञान को छोटे में ही कंपाइल करने के, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो आइए एक एक करके हम देखते हैं कि जितना हमने शॉर्ट में बना सके हैं उतना इस शॉर्ट में इसको बनाने का प्रयास किया गया है। तो द्रव्य, सबसे पहले हम देखते हैं कि द्रव्य क्या होता है। द्रव्य, जिसको इंग्लिश में मैटर कहते हैं, मैटर क्या होता है? द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है। कोई भी चीज जो स्थान घेरती है उसका अपना द्रव्यमान हो और इसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता हो और ना ही नष्ट किया जा सकता हो, बस उसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता हो, उसे मैटर कहते हैं। तो मैटर का अर्थ है वह वस्तु, जो वस्तु नहीं, वह कोई भी चीज जिसमें जो स्थान घेरती हो और जिसका अपना द्रव्यमान हो, वह द्रव्य कहलाती है। इसे ना उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही इसे समाप्त किया जा सकता है। ये जो द्रव्य की अविनाशिता का नियम है या कंजर्वेशन ऑफ मैटर का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर है, वो लेवासिये द्वारा दिया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंजर्वेशन ऑफ मैटर का जो लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, ये लेवासिये द्वारा दिया गया था। और द्रव्य की जो मुख्यतः हम अवस्थाएं जानते हैं वो तीन अवस्थाएं हैं। मुख्य अवस्थाएं वो तीन हैं। एक है ठोस। तो आइए हम ठोस के बारे में कुछ जानते हैं कि ठोस या सॉलिड क्या होते हैं। लगभग सभी ठोस क्रिस्टलीय होते हैं, अर्थात उनकी निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है। तो क्रिस्टलीय मतलब कि उनकी एक निश्चित सिमेट्रिकल शेप होती है। तो जिन चीजों की एक पर्टिकुलर शेप होगी उन्हें क्या होगा, उन्हें हम ठोस की श्रेणी में रखते हैं, अर्थात ठोस की एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है और इनके बीच जो आणविक आकर्षण होता है वह बहुत प्रबल होता है। प्रबल होने के कारण ही इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत होते हैं और यह बहुत स्ट्रांगली या बहुत मजबूती से एक दूसरे से बंधे होते हैं। इसी वजह से ठोस को तोड़ पाना आसान होता है। अगला है, ठोस की ही एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम गलनांक कहते हैं या हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। वह अवस्था जिस पर कोई ठोस अपनी ठोस अवस्था को छोड़कर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसे हम गलनांक कहते हैं। अर्थात गलनांक क्या है? जब कोई ठोस अपनी ठोस अवस्था को ठोस अवस्था को छोड़ दे उस तापमान पे और किस अवस्था में आ जाए, द्रव्य अवस्था में आ जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? गलनांक। जैसे बर्फ का गलनांक, बर्फ ठोस है, किसके ठोस है? पानी का ठोस है और वह 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? बर्फ का गलनांक। आगे दूसरी अवस्था के बारे में देखते हैं, द्रव्य। अगली अवस्था द्रव्य है या लिक्विड। द्रव्य जो होता है उसका आयतन तो निश्चित होता है किंतु आकार निश्चित नहीं होता है। यदि हम दूध लेते हैं तो 1 लीटर दूध लेते हैं तो हम दूध का आयतन तो निश्चित है कि 1 लीटर दूध लिए, पर हम उसका आकार निश्चित कर सकते हैं? नहीं। तो वह जिस पात्र में रखे जाते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। तो इसी वजह से उनका आयतन निश्चित होता है किंतु आकार निश्चित नहीं होता है और यह बह सकते हैं, बहने या फ्लो कर सकते हैं। इसी वजह से इन्हें तरल भी कहा जाता है। अगला है, इनका उदाहरण जल और दूध। अब द्रव की एक क्वालिटी होती है जिसे हम क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक का अर्थ होता है बॉइलिंग पॉइंट। इंग्लिश में इसको हम बॉइलिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं।
वह ताप, बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक बहुत इंपॉर्टेंट है, वह ताप जिस पर किसी द्रव का वायु दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, क्वथनांक कहलाता है। मैं आपको इसको समझाने का प्रयास करता हूं। यदि कोई बर्नर हम ले और इस बर्नर में से, बर्नर मतलब यह गैस के ऊपर हम कोई द्रव रख दें, यहां पे मान लीजिए पानी हम रख दिए और पानी को हमने गर्म करना प्रारंभ कर दिया। अब जब यह इसका वायु, इसका दाब, इसके ऊपर जो दाब है या इसके अंदर जो दाब है, अगर इसका आकार या इसका सरफेस एक बना हुआ है तो इसकी वजह से, क्योंकि ये वायुमंडलीय दाब और ये इसके अंदर का दाब ने एक दूसरे को कैंसिल आउट किया हुआ है या एक दूसरे के बराबर है, किंतु जब यह वायुमंडलीय दाब से थोड़ा सा एक्सीड हो जाएगा या थोड़ा बढ़ जाएगा तो इसके जो कण हैं ये अपने सरफेस को छोड़कर आगे की ओर बढ़ने लगेंगी। तो यह हम कहेंगे कि यह उबलने लगेगा, उबलने लगेगा, और इसी को ही हम उस द्रव का क्वथनांक कहेंगे। जैसे जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और इंपॉर्टेंट यह है अशुद्धि की उपस्थिति में यह बढ़ जाता है। किसी भी क्वथनांक, अगर हम जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है तो समुद्र के जल में अशुद्धियां होती हैं, सॉल्ट मिले होते हैं, तो उनका जो क्वथनांक होगा या बॉइलिंग पॉइंट होगा वह क्या होगा, वह कम हो जाएगा। प्रेशर, और अगर हम प्रेशर कुकर में रखेंगे तो क्या होगा, क्वथनांक बढ़ जाएगा। प्रेशर कुकर, क्योंकि अगर हम दाब बढ़ाएंगे तो ताप क्या होगा, अगर हम दाब उच्च रखेंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर जो है कम हो जाएगा। अतः भोजन कम समय में पक जाता है कुकर में। कुकर में भोजन कम समय में पकने की वजह क्या है, क्योंकि टेम्परेचर हम उसमें दाब की वजह से जो है टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। जब हम दाब बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि हमें पता है दाब बढ़ाने पर तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। दाब बढ़ाने पर तापमान बढ़ जाता है, इसी वजह से प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पक जाता है। अगला जो द्रव की अवस्था है वह है गैस। गैस का आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं और यह अधिक संपीडीय होती है। संपीडीय मतलब कि यह जो है कंप्रेस हो सकती है, बहुत ज्यादा कंप्रेस हो सकती है। आप इसे दबाकर, अगर आप एक कमरे की पूरी गैस को अगर आप कंप्रेस करेंगे तो वह एक छोटे से वेसल में ही या छोटे से ही पात्र में समा सकती है। इसी को ही संपीडीय या कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। तो गैस की एक क्वालिटी है या एक इसकी क्वालिटी है कि ये बहुत कंप्रेसिबल होती है। आप दूध को बहुत कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, जल को बहुत कंप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि भले इनका आकार निश्चित नहीं, मगर आप गैस को बहुत कंप्रेस कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अब गैस की एक क्वालिटी होती है या इसकी एक खूबी है इसका वाष्पीकरण, वह प्रक्रम जिसमें कोई भी द्रव अपने क्वथनांक से कम किसी भी तापमान में वाष्प में परिवर्तित हो जाए तो हम उसे क्या कहते हैं कि वाष्पीकरण। वह प्रक्रम जिसमें कोई भी द्रव अपने क्वथनांक से, अगर क्वथनांक से किसी भी कम तापमान पर वाष्प में परिवर्तित हो जाए। अगर जल 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही वाष्प में परिवर्तित हो जाए तो उस तापमान को, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, वाष्पीकरण कहेंगे। अब देखते हैं कि द्रव किससे बनता है, किससे मिलकर बना होता है। तो द्रव जो है परमाणु से मिलकर बना होता है। परमाणु क्या होता है, एटम, परमाणु को एटम कहते हैं। तो वह द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। किंतु परमाणु कई प्रकार के सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पाई मेसॉन्स। तो हम अभी यहां पे केवल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। तो परमाणु क्या होते हैं, द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण जिससे वह मिलकर बना होता है और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, वह उसकी इकाई होती है।
और यह कई सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, कई टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन्स के नाम से जानते हैं। आइए एक एक करके उनकी खूबियों के बारे में देखते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? यह ऋण आवेशित मूल कण है, फंडामेंटल पार्टिकल है, ऋण आवेशित होता है, निगेटिवली जो है चार्ज होता है। इसकी खोज जे थॉमसन ने की थी और इनके ऊपर जो आवेश होता है वह 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम्ब का होता है। यह इंपॉर्टेंट है। और इनका जो द्रव्यमान है वह 9.1 इंटू 10 की पावर -13 किलोग्राम का। यह आपको याद रखना है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। और क्या होगा? ये आवेश निगेटिव होगा। अगला है प्रोटॉन। इसकी खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। यह धन आवेशित होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है और एक प्रोटॉन पे जो आवेश होता है वह 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम आवेश होता है। और इनका जो द्रव्यमान होता है वह 1.673 इंटू 10 की पावर -27। तो अगर कोई आपसे पूछे इलेक्ट्रॉन ज्यादा भारी होता है या प्रोटॉन, तो ऑब्वियस है कि प्रोटॉन ज्यादा भारी होता है या नाभिक में उपस्थित होता है। और जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसके बारे में हम परमाणु के, जब हम क्रिया या परमाणु के स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे तो हम पढ़ेंगे। अगला जो है वो है न्यूट्रॉन। तो आइए न्यूट्रॉन के बारे में देखते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक साहब ने की थी इसकी खोज। इस पे आवेश शून्य होता है और यह प्रोटॉन को बाइंड करने का काम करता है, प्रोटॉन को बांधने का काम करता है। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, पर नाभिक में या न्यूक्लियस में केवल प्रोटॉन रहते हैं। तो सभी प्रोटॉन अगर धन आवेशित होते हैं तो नाभिक कैसे स्टेबल है या स्थिर है? क्या उन प्रोटॉनों के बीच में प्रतिकर्षण बल या रिपल्सन नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा। पर क्या होता है, ये प्रोटॉन एक दूसरे से किस प्रकार जुड़े होते हैं? प्रोटॉन या नाभिक को तो फट जाना चाहिए, क्योंकि सभी प्रोटॉन क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है, धन आवेशित है। और हम जानते हैं धन आवेश और धन आवेश या पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन होता है या क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। किंतु उन प्रोटॉन के चारों ओर न्यूट्रॉन की बाइंडिंग होती है। तो उनको न्यूट्रलिटी कौन प्रदान करता है? तो प्रोटॉन प्रदान करता है। तो प्रोटॉन के चारों ओर हम न्यूट्रॉन के इंसुलेटर्स होते हैं। इस वजह से एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन पे प्रतिकर्षण बल नहीं लगा पाता है। आगे आते हैं परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं। किसी तत्व के परमाणु नाभिक में जितने भी धन आवेशित कणों या प्रोटॉन की संख्या होती है उन्हें ही हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम जेड से डिनोट करते हैं। अगला है द्रव्यमान संख्या क्या होती है। तो नाभिक में हमें पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है उनको हम जब जोड़ देते हैं तो हमें द्रव्यमान संख्या के बारे में पता चल जाता है। आगे देखते हैं समस्थानिक, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि आइसोटोप्स क्या होते हैं या समस्थानिक क्या होते हैं। समस्थानिकों में परमाणु क्रमांक समान होते हैं, अर्थात उनमें प्रोटॉन की संख्या तो समान होती है किंतु उनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। यदि कोई ऐसा एटम जिसके परमाणु क्रमांक जो एटम जिनके परमाणु क्रमांक तो समान हो किंतु उनके द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिक प्रोटियम, डाइट्रियम और ट्राइटियम है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं जिनको हम कहते हैं प्रोटियम, डाइट्रियम या ट्राइटियम। किंतु समस्थानिकों के सभी भौतिक गुण भिन्न होते हैं और रासायनिक गुण समान होते हैं। तो यह इंपॉर्टेंट है कि समस्थानिकों के भौतिक गुण भिन्न होते हैं। अगला है समभारिक। समभारिक किसे कहते हैं या आइसोबार्स।
समभारिक को हम आइसोबार्स भी कहते हैं। इनमें द्रव्यमान संख्या तो समान होती है किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है। इनका उदाहरण देख लेते हैं। आर्गन 18, पोटेशियम 1940 और कैल्शियम 40। इसमें सभी के ये जो परमाणु भार हैं या द्रव्यमान संख्या है ये सभी की बराबर है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये आइसोबार्स हो जाएंगे। इनके भौतिक और रासायनिक गुण दोनों ही सब क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, और इनके भौतिक गुण केवल भिन्न होते हैं। आइए परमाणु के संरचना के बारे में विभिन्न जो मॉडल दिए गए हैं उनके बारे में हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। परमाणु का जो सबसे पहला मॉडल दिया गया था वो थॉमसन ने दिया था, जो बहुत सर्वविदित है और इसके बारे में हमें पढ़ना आवश्यक है। तो वो 1898 में जे थॉमसन ने दिया था। उन्होंने कहा था कि इसे जो है तरबूज मॉडल भी कहा जाता है। इनका कहना था कि परमाणु जो है 10⁻⁻8 त्रिज्या का एक छोटा सा गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं धन आवेशित कणों के साथ में। तो जैसे तरबूज में बीज जो है ब्लैक कलर के जो बीज होते हैं उसको उन्होंने क्या कहा, उसको उन्होंने इलेक्ट्रॉन कहा। इसी वजह से इसे प्लम या तरबूज मॉडल भी कहा जाता है। अगला है रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल जो है थॉमसन के मॉडल में जितनी भी कमियां थी उसको दूर करने के लिए रदरफोर्ड का मॉडल दिया गया और यह स्कैटरिंग पे आधारित था। इसके बारे में बताने से पहले आपको उनका एक एक्सपेरिमेंट समझना होगा जिसे गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। रदरफोर्ड ने अल्फा नाभिक जो है हीलियम के नाभिक को ही हम अल्फा नाभिक कहते हैं, इसको गोल्ड फॉयल पर पतली सी सोने की परत की या झिल्ली के ऊपर इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स का बमबारी करवाई और देखा कि सभी पार्टिकल्स लगभग जो है बिना डेविएट किए हुए सीधी रेखा में चले जाते हैं, किंतु कुछ जो पार्टिकल हैं वह वापस लौट कर चले जाते हैं। तो जैसे हमें पता है कि जो हीलियम का नाभिक होता है वह धन आवेशित होता है, तो इसका तात्पर्य यह था कि जो परमाणु है वह मुख्यतः क्या है, खाली है। तभी तो सभी जो अल्फा पार्टिकल हैं वो बिना डेविएट किए हुए सीधे चले गए, किंतु कहीं पर वह पॉजिटिवली चार्ज है, इसी वजह से वह वापस जो है अपने रास्ते पे चला आता है। ठीक है। अगला मॉडल है बोर का मॉडल। इन्होंने जो है बताया कि ये रदरफोर्ड के मॉडल की जो है इन्होंने सारी कमियों को दूर किया। 1913 में ये मॉडल दिया गया। इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिटल्स में और बंद वृत्तीय कक्षाओं में या सेल्स में क्या है, चक्कर लगाते हैं। ये अगर हमारा नाभिक है या न्यूक्लियस है तो इसके चारों ओर बंद कक्षाओं में हमारे इलेक्ट्रॉन क्या है, चक्कर लगाते हैं अपने ही एक्सिस के चारों ओर। इसे ही हम रदरफोर्ड का मॉडल कहते हैं। और यह रिवोल्यूशन या रोटेशन के दौरान या चक्कर लगाने के दौरान ना तो ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं और ना ही ऊर्जा का ग्रहण करते हैं। आइए हम कुछ गैसेस लॉज देख लेते हैं। गैस के नियम वो क्या है। पहला है बॉयल का नियम, बॉयल्स लॉ। उसके अनुसार यदि किसी बंद तंत्र में या किसी बंद वेसल्स में हम जो है गैस के दाब को बढ़ाते हैं, किसी भी दाब को बढ़ाते हैं तो उसके आयतन में अपने आप कमी हो जाती है। तो इसका अर्थ हुआ कि जो दाब है जिसको हम P से डिनोट कर रहे हैं वह आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दाब आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही जो है नियम बॉयल का नियम कहलाता है। अगला है चार्ल्स का नियम। इसके अनुसार जो अगर हम किसी भी गैस का तापमान बढ़ाएंगे तो उसका आयतन अपने आप बढ़ जाएगा। इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। अगर किसी भी गैस को हम गर्म करेंगे तो वह फैलेगी और फैलेगी तो उसका आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि उसके अणुओं को गतिज ऊर्जा प्रदान हो जाएगी। किससे, हीट से, गर्म करने से। तो तापमान आयतन के समानुपाती होता है। यह किसका नियम है, यह नियम है चार्ल्स का नियम।
चार्ल्स के नियम के अनुसार जो तापमान है वह आयतन के जो है समानुपाती होता है। अगला है, जब हम बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को जोड़ देते हैं तो संयुक्त गैस नियम बनता है। तो पी वी का जो अनुपात है टी के साथ वह नियत या कांस्टेंट रहता है। तो ये आपको याद रखना है। अगला है ग्राहम का विसरण नियम। 1883 में इसे ग्राहम द्वारा दिया गया था। इसमें कहता है कि निश्चित ताप और दाब में अगर हम किसी भी गैस के विसरण की दर, कितनी तेजी से गैस बाहर प्रवाहित होगी या बहेगी, तो वह उसके द्रव्यमान पर के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इसका मतलब है कि अगर कोई भी गैस है और उसको हम विसरित करना है तो वह उसके वर्गमूल, उसके द्रव्यमान या घनत्व के वर्गमूल के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो दो गैसों के बीच में अगर कंपैरिजन करने आए या तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए आए तो यह फॉर्मूला आपको प्राप्त हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों।